Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 8th. Till now we have completed our 5 chapters and in the last video we have started a new chapter, combustion and flames. In this chapter we have already discussed about combustion, fuel, combustible substance, etc. लास्ट वीडियो जो हमने की थी उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ अ सब्सटेंस कैचेस फायर, कोई भी चीज़ जलती क्यों है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके जलने का रीज़न क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। उसके जलने में नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या उसको चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। तो हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे कि अगर किसी सब्सटेंस को बर्न होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सब्सटेंस नीड्स अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई परमानेंट चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन एनी मटेरियल कांट बर्न। ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था। दूसरा हमने देखा था कि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो उसके कम से कम उसके इग्निशन टेम्परेचर जितना होना चाहिए। वैसे तो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, पर कम से कम जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उतना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा हमने ये देखा था कि क्या क्या हमने देख लिया। एक तो उसको प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की मिलनी चाहिए, उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर जितना होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे फ्यूल की सप्लाई भी मिलनी चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप लकड़ी को बर्न करते हैं और कोल को बर्न करते हैं तो दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देता होगा। एक में आपको फ्लेम्स दिखाई देती हैं, एक में आपको फ्लेम्स नहीं दिखाई देती। तो ये डिफरेंस क्यों है, फ्लेम्स क्या होती हैं, कैसे वो जनरेट होती हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने ये देख लिया था कि कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो इजीली आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर इजीली, ऐसे सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोल सकते हैं। अभी ये बात अच्छी है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए दैट फायर कैचेस एंड लाइव्स ऑफ द पीपल आर इन डेंजर, लाइव्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर इन डेंजर, सपोज करो किसी स्कूल में यह हादसा हो जाए या फिर हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन आ जाए कि लाइव्स ऑफ सेवरल पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स आर इन डेंजर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्लियर? तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और इसी कंडीशन के अंदर एक बात आती है कि जो फायर ब्रिगेड होती है, जो फायर पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं आग बुझाने के लिए। तो आज इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि हमारे घर में भी, हमारे शॉप्स में, हमारे होम्स में, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ भी आप जाते हैं, एक फायर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो उस फायर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप कुछ लिख भी सकते हैं। फिर आपका जो एरिया है, आपके एरिया में, आपके टाउन में किस नंबर पे कॉल करने के बाद ये फायर सर्विसेज आपके पास पहुंचेंगी वो आपको जानना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। ये फायर ब्रिगेड का काम होता है। फायर ब्रिगेड क्या करती है, जहाँ पर भी कहीं आग लगती है तो उसमें जो फायरमैन है वो वाटर को हाई प्रेशर पे आग के ऊपर डालते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ठीक है, तो हम पहले रीज़न्स देखते हैं। हमारे रीज़न्स क्या क्या थे। कहीं पर भी अगर आग लगती है तो उसके रीज़न्स थे। नंबर 1 रीज़न था उसका इग्निशन टेम्परेचर। नंबर 2 था उसका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम उसके ऊपर पानी डालते हैं। आग लगने का एक कारण उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी तरीके से उस टेम्परेचर को कम कर दें और टेम्परेचर कम होते होते इतना कम हो जाए कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए, तो वहाँ पर आग लगेगी ही नहीं। उसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि आग बुझ गई। तो वाटर क्या करता है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है जो जल रहा है
उसके टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है। इसकी वजह से क्या होता है, आग की लपटें कम हो जाती हैं और आग फैलने से रुक जाती है। इसी के साथ साथ ये जो वाटर वेपर्स है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। हमने देखा था कि बिना ऑक्सीजन के यू कांट फायर एनीथिंग, कोई भी चीज़ नहीं जलती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू ये और अच्छा समझ में आएगा। समझ लीजिए ये आपकी आग है, यहाँ पर ये फायर है, ये फायर है। अब वाटर क्या करेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो जो वाटर वेपर्स हैं वो उसको ऐसे कवर कर लेंगे। फायर को कवर करने से क्या हुआ, कवर करने से एक फ़ायदा हुआ कि बाहर क्या थी, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये इसको फायर को मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वाटर वेपर्स थे, उन वाटर वेपर्स ने क्या किया, वाटर वेपर्स ने क्लोज कर दिया है पाथ ऑक्सीजन का। किसका पाथ क्लोज कर दिया है, ऑक्सीजन का, यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, मेनली ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया। तो अगर हम ये काम कर देते हैं कि या तो हम उसके टेम्परेचर को, जो भी मटेरियल जल रहा है उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आते हैं, या फिर दूसरा हम काम कर सकते हैं कि हम वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को किसी तरीके से कट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, वो आग पे हम कंट्रोल पा लेंगे। सो वी कैन से दैट द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, ये आग अब बुझ चुकी है। क्लियर? तो क्या क्या है यहाँ पर, या तो फ्यूल एयर की जो सप्लाई है उसको कट करो, या फिर हीट जो है, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आओ। अगर हम ये दोनों काम या दोनों में से कोई एक काम अच्छे से कर लेते हैं, सो वी कैन से दैट द फायर इज एक्सटिंग्विश और द फायर इज अंडर कंट्रोल। क्लियर? एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है कि हर कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जिसमें हम फ्यूल की सप्लाई को कट कर सकें। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक बिल्डिंग जल रही है, एक स्कूल जल रहा है, एक कार जल रही है, तो वहाँ पर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो फ्यूल है, क्योंकि वो जल रही है ना, इसलिए वही कंबस्टिबल मटेरियल है, वही कंबस्टिबल सब्सटेंस है और वही फ्यूल है। तो पूरी बिल्डिंग को आप कैसे कट करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ वेरी ईजियर to bring the substance to below its ignition temperature। हमारे लिए ज़्यादा सेफ है, ये ज़्यादा ईजियर है रादर देन कि आप पूरे फ्यूल की सप्लाई को कट करोगे, क्योंकि फ्यूल अलग अलग हो सकता है। क्लियर? सो ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि कंबशन जो है वो कितने टाइप का होता है। कंबशन हमने देखा कि अगर किसी मटेरियल को, कोई भी मटेरियल हमारे पास है, उस मटेरियल को अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है थोड़ी सी हीट मिलने की वजह से, तो दैट मटेरियल विल कैच फायर वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन प्रोवाइडेड इन द एनवायरनमेंट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। अब एक मैच स्टिक या फिर जो आपका लाइटर है, आप उसे गैस स्टोव के पास लेकर आए और आपने अपने गैस को ऑन किया, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आप मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को गैस के पास लेकर गए, इट विल रैपिडली प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। एकदम वो जल जाती है। कैसा कलर देती है पता है ना आपको? गैस का कलर कैसा आता है? ब्लू कलर आता है। एकदम वो जल जाती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे कंबशन को हम कहते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है ना? रैपिड मतलब इट विल प्रोड्यूस फायर रैपिडली विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई मटेरियल है और वो सडनली ब्लस्ट हो जाता है, फूट जाता है, बस्ट हो जाता है और उसमें से बहुत सारी फ्लेम्स निकलती हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये ज़्यादातर ऐसे कंबशन है जिनका कोई एपरेंट रीज़न नहीं होता। जैसे कोल माइंस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी कंडीशन की वजह से वहाँ पर बस्टिंग हो जाती है, फायर लग जाती है, या फिर कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स आपस में ग्रुप बनाकर
कहीं फॉरेस्ट एरिया में पिकनिक के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने कैंप फायर जलाया, कैंप फायर मतलब लकड़ियाँ जलाई, और उन्होंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, और उसके बाद बहुत तेज़ हवा चल गई। तो हवा चलने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं फायर के वो इधर उधर फैल गए, और उससे पूरे जंगल में आग लग गई। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर ये किस वजह से होता है, ये केयरलेसनेस की वजह से होता है जो ह्यूमन बींग्स हैं। अब जैसे ही हमारे पास फेस्टिवल का सीजन्स आता है, दिवाली आती है, तो हम पटाखे लेते हैं। अब पटाखे में क्या होता है, जैसे ही हम उसको थोड़ी सी फायर देंगे, जैसे ही हम उसको थोड़ा सा जलाएंगे, वो एकदम मतलब उसमें सडन रिएक्शन होती है, एकदम रिएक्शन होती है। क्या होता है उस रिएक्शन में, पटाखा जब जलता है तो हमें लाइट भी दिखाई देती है, लाइट चमकती है। दूसरा, वो जब फूटता है क्रैकर पटाखा, तो उसमें से साउंड भी आता है। दो बात। तीसरा, अगर हमारे हाथ पे कभी पटाखा फूटेगा ना, हाथ जल भी जाता है, तो उसमें हीट भी होती है। तो जब भी ऐसा काम होता है, क्रैकर्स हम फोड़ते हैं, तो उसमें 3 काम होते हैं। उसमें हीट जनरेट होती है, उसमें लाइट जनरेट होती है, और उसमें साउंड जनरेट होता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी उसमें से निकलती है। ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, फटना। एक्सप्लोजन कब होता है, जब क्रैकर्स को बहुत हाई प्रेशर पे रखा गया हो, तब भी वो हो सकता है, या फिर उसको अगर हम थोड़ी सी चिंगारी देंगे, थोड़ी सी फायर देंगे, तो उसकी वजह से भी वो हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशंस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द फ्लेम्स। हमारे घर पे जो एलपीजी गैस है वो आपने देखी होगी। अब ये एलपीजी गैस जो है उसका कलर क्या होता है, जो घर में आपके सिलेंडर आता है उससे आप गैस जलाते हो, खाना बनाते हो, वो आपने देखा होगा वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है। फिर 7th क्लास में आपने एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके बर्न किया होगा, वहाँ पर भी एक फ्लेम आई थी। वो फ्लेम कैसी होती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। आप देख सकते हैं अभी फ्लेम जो है एक किचन स्टोव की वो होती है ब्लू कलर की, और कैंडल की जो फ्लेम है वो येलो कलर की होती है। तो इस टाइप से ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स हैं। तो आप इस टेबल में जितने भी टाइप के मटेरियल्स लिखे हुए हैं उनकी फ्लेम किस टाइप की होती है, यू कैन ऑब्जर्व दैट एंड राइट इन दिस चार्ट। उसके बाद आप सभी एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप एक कैंडल लीजिए, आप एक कैंडल जलाइए, और कैंडल जलाने के बाद एक छोटी सी ग्लास का टुकड़ा लीजिए जैसे कि ये है। फिर उसके बाद उस ग्लास के एक टुकड़े को आप कैंडल के ऊपर ऐसे रख दीजिए। उसके बाद जब आप एक मैच स्टिक बर्न करेंगे और उसे उसके दूसरे एंड के पास लेकर आएंगे, इट विल कैचेस फायर इजीली। सो वी कैन से दैट ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो गर्म होने के बाद, जो हीट लेने के बाद वेपराइज हो जाती हैं, वो सभी की सभी क्या देती हैं, फ्लेम्स देती हैं। क्लियर। जैसे केरोसिन ऑयल, जहाँ भी आप केरोसिन ऑयल डालेंगे उसे बर्न करेंगे, इट विल इंस्टेंटली वेपोराइज, एकदम वो वेपोराइज हो जाएगा। इसी तरीके से वैक्स जो होती है वो भी वेपोराइज हो जाती है। इसीलिए ये सभी ना फ्लेम्स देती हैं। आपके घर में जो एलपीजी गैस है वो भी कैसे फॉर्म में आती है, बाहर वेपर्स के फॉर्म में आती है, इसलिए वो फ्लेम देती है। तो जितनी भी चीज़ें जलने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वेपराइज हो जाती हैं, वो सभी फ्लेम देती हैं। कोयला जो है आपका, कोल या तार कोल, इनको आप कितनी भी हीट दो ये कभी वेपराइज नहीं होते, ये वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। पत्थर को आप गर्म करते रहो वो कभी वेपोराइज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। सो दे विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ फ्लेम। सो इस एक्टिविटी से कम हम इतना जान पाए हैं कि जितनी भी चीज़ें वेपराइज होंगी दे विल गिव अ फ्लेम। अभी इस एक्टिविटी में क्या हुआ था, इस एक्टिविटी में जैसे ही हमने इसे नीचे से बर्न करना स्टार्ट किया, इसके कुछ वेपर्स ट्यूब में से ऐसे ऊपर आ गए थे, और जैसे ही यहाँ पर हम मैच स्टिक लेकर आए तो दैट वेपर्स विल कैच फायर वेरी इजीली। इसी के साथ हम कुछ और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक कैंडल ली, उस कैंडल की फ्लेम जब स्टेडी होगी
स्टडी का मतलब वो ज़्यादा हिल नहीं रही होगी, तो उसके पास हमें बड़े केयरफुली एक ऐसे ग्लास की प्लेट रखनी है 10 सेकंड के लिए सिर्फ। उसको जब हटाएंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ब्लैक स्पॉट आ जाता है। अब हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है अगर वो पूरी तरीके से ना जले तो। ठीक है, तो जितना भी अनबर्न्ड मटेरियल है वो सारा का सारा कार्बन की फॉर्म में यहाँ स्लाइड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक कॉपर की वायर लें और कॉपर की वायर को फ्लेम के ऊपर एक तरीके से आप ऐसे होल्ड करके रखें 30 सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे जिस पार्ट को आपने फ्लेम के ऊपर रखा है वो रेड हॉट हो जाता है, इट विल बिकम रेड। तो इससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि फ्लेम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। कि जैसे फ्लेम का आप कहोगे पार्ट कौन से है, तो एक ही फ्लेम है, नहीं, फिर भी ये आउटर पार्ट है, एक ये इनर पार्ट है, तो कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, फ्लेम के अंदर भी कहीं पर ज़्यादा होता है। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस फ्लेम। यहाँ पर हमारे पास ये एक फ्लेम है। इस फ्लेम को आपको बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। इसके आपको 3 पार्ट बनाने हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से पार्ट आपको बनाने हैं। इसका जो सबसे पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट, वो ये अंदर वाला पार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन, जहाँ पर वेपर्स होते हैं और अनबर्न्ड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब हमने ग्लास की स्लाइड को इसके ऊपर रखा था तो वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो हैं कार्बन के, वो वहाँ डिपॉजिट हो गए थे। ये सबसे कम, सबसे लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है इसका। फिर इसके बाद एक दूसरा जोन आता है, ये मिडल वाला जोन आता है। ये मॉडरेटली हॉट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत कम गर्म होता है। और यहाँ पर जो कंबशन होता है ऐसा होता है कि अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 में से 40 का कंबशन हो जाएगा, बाकी जो है वो अनबर्न्ड रह जाएंगे। यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, थोड़ा लो है, इतना हाई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फ्लेम के आउटर जोन पे पहुँचते हैं, आउटर जोन बहुत गर्म होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और यहाँ पर जितना भी मटेरियल है वो पूरे तरीके से बर्न हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कलर कैसा आता है, ब्लू, यहाँ कैसा आता है, येलो, और सबसे अंदर कैसा मिलता है हमें, ब्लैक। कभी भी आप कैंडल जलाएंगे तो आप देखना एक ही फ्लेम में आप डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है। इसीलिए गोल्ड स्मिथ, सुनार जो होता है, वो क्या काम करता है, ऐसे वो छोटी सी आग जलाता है और उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसी का यूज़ करता है वो सोने या चांदी को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। क्लियर। सो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्लेम के बारे में देखा कि फ्लेम क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं फ्लेम के, कौन सा पार्ट कम गर्म होता है, कौन सा पार्ट ज़्यादा गर्म होता है। इन्हीं सब से हमें इंडिकेशन मिला है कि हमें किस पार्ट का किस तरीके से यूज़ करना है। अब फ्यूल क्या होता है, फ्यूल हम किसको कहेंगे। इसी चैप्टर के अंदर अगर आप पिछली बातें कुछ डिस्कस करेंगे तो हम घर में, घर के लिए अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ में हम मेनली हीट प्रोड्यूस करने के लिए किस किस का यूज़ कर रहे थे, वुड का, तारकोल का, पेट्रोल का और केरोसिन वगैरह का। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे थे, किस लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसका यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसी को कहा जाता है फ्यूल। अब एक फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे अच्छा बनाती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, एक तो फ्यूल रेडिली अवेलेबल होना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत पड़े तभी हमें मिल जाए। दूसरा, वो सस्ता होना चाहिए, जो कि आजकल इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। फिर वो आसानी से जल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा जल गया और ख़त्म हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत आराम आराम से चल रहा है। नेक्स्ट, जो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जलने के बाद पीछे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। जैसे
पहले डीजल की कार्स चलती थी, सिर्फ ट्रक वगैरह में, बसेस में, सब जगह डीजल चलता था। तो हम देखते थे भी बहुत काले रंग का धुआं निकलता था, बहुत बहुत बेकार, बहुत गंदा। उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करता था। आजकल उसकी जगह पेट्रोल यूज़ करते हैं, हम सीएनजी यूज़ करते हैं, विच आर लेस पॉल्यूटेड, जो पीछे कुछ सब्सटेंस छोड़ते ही नहीं हैं। तो हमारा फ्यूल भी ऐसा होना चाहिए जो पीछे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े। अब ऐसे ये प्रॉपर्टी जिस फ्यूल में होंगी उसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, लेकिन आइडियल फ्यूल कोई होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर हमें यूज़ करना है, और उस पर्पज़ के लिए सबसे अच्छा फ्यूल, सबसे चीपेस्ट फ्यूल, इजीली अवेलेबल फ्यूल कौन सा रहेगा। अब फ्यूल्स की कॉस्ट भी अलग अलग होते हैं, कुछ फ्यूल्स जो हैं वो चीपर होते हैं और कुछ जो है वो बहुत महंगे होते हैं। कुछ फ्यूल्स सॉलिड होते हैं, कुछ फ्यूल्स लिक्विड होते हैं, कुछ फ्यूल्स गैस होते हैं। जैसे सॉलिड कौन सा है, लकड़ी, कोल। लिक्विड कौन सा है, पेट्रोल, डीजल। गैसियस कौन सा है, एलपीजी, सीएनजी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल के बारे में हमने देखा। अब इसी के साथ साथ हम फ्यूल की एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं कि फ्यूल की एफिशिएंसी हम कैसे मेज़र करते हैं। सपोज़ करो आपको कहा गया कि आपको पानी उबालना है, कुछ पानी को गर्म करना है, और आपको कुछ चीज़ें दी गई। क्या क्या दिया गया आपको, एक तो काऊ डंग दिया गया, कोल दिया गया और एलपीजी दिया गया। तो आप इसमें से सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करोगे? तो मैं जानता हूँ आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करोगे एलपीजी को, ईजीली अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा, ये सभी के सभी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करते। काऊ डंग बहुत कम करेगा हीट प्रोड्यूस, कोल थोड़ा ज़्यादा करेगा, और एलपीजी जो है वो सबसे ज़्यादा करेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है जो इनकी एफिशिएंसी को मेज़र करती है? आप किसी भी फ्यूल का 1 kg ले लो, 1 kg पेट्रोल ले लो, 1 kg डीजल ले लो, 1 kg काऊ डंग ले लो, 1 kg एलपीजी गैस ले लो, तो उसमें से 1 kg बर्न होने के बाद जो हीट वो प्रोड्यूस करेगी उसी को उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के बाद जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसी को कहा जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो आप बोलते हो 1 kg चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो। आप अगर पानी लेने जाते हो, मार्केट में से कभी पानी लेते हो, घूमने कहीं जाते हो, तो 1 लीटर पानी की बोतल दे दो, 2 लीटर पानी की बोतल दे दो, या 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे दो, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे दो, 1 लीटर मिल्क दे दो, ऐसा आप बोलते हो। तो ऐसे ही जैसे मीटर, ये लीटर जो है, किलोग्राम जो है, वो इनके यूनिट हैं जिसमें हम उनको मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने की भी एक यूनिट है, और वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है किलो जूल पर केजी। आपको ऐसे ही याद रखनी है। तो काऊ डंग की देखो कितनी होती है, 6000 से 8000। वुड की होती है 17000 से 22000। क्लियर? तो ऐसे बढ़ते जब हम चले जाएंगे तो देखो आप, एलपीजी की सबसे ज़्यादा होती है 55,000। इसीलिए ये बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं छोड़ता और बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब कभी भी किसी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी लेकर आता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। अभी वुड है, कोल है, जो पेट्रोलियम है, ये बहुत सारा कार्बन छोड़ते हैं, अनबर्न्ड कार्बन, ऐसा कार्बन जो जला नहीं है, इसको ये हीट के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद जब भी वो किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब एयर के थ्रू किसी व्यक्ति के अंदर जाते हैं, तो उसको बहुत सारी सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा। अब कोई भी अगर फ्यूल है और उसका पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रहा, वो पूरी तरह से नहीं जल रहा, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस होती है, बहुत डेंजरस होती है। अगर कहीं पर ये बंद कमरा होता है ना, हमने ऐसा सुना भी होगा
कि कई बार लोग सर्दियों में अंगीठी जला लेते हैं, कोयला जला के सो जाते हैं ताकि कमरा गर्म रहे, और सुबह वो मरे मिलते हैं, ठीक है ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इतनी डेंजरस होता है ये इनकम्प्लीट कंबशन कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और अगर क्लोज्ड रूम में कहीं कर लेना तो ये पर्सन की जान तक ले सकता है, सोते सोते मर जाएंगे। अब मैक्सिमम जो फ्यूल है ना, मैक्सिमम फ्यूल वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आपको पैदल चलना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए, बाइक से कम ट्रैवल करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बसेस में ट्रैवल करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है पेट्रोल के तो हम क्यों जाएं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप एक ट्रिप कार की जगह बस में करते हो तो आपने 5 लीटर पेट्रोल जो है वो बर्न होने से रोका, और 5 लीटर पेट्रोल बर्न होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी थी वो अब नहीं होगी। तो इसमें आप एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हो। और अगर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है, उसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरीके से जब कोल हम जलाते हैं या डीजल हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और गैस भी निकलती है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये बहुत सफोकेशन क्रिएट करती है ये गैस। आपने लास्ट कुछ ईयर्स में देखा होगा कि दिल्ली में सर्दियों में दिवाली के बाद एक फॉग सा जमा हो जाता है, तो वहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे ही पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन को जब हम बंद करते हैं तो बंद करने के टाइम पे भी वो नाइट्रोजन गैस थ्रो आउट करते हैं, और ये सल्फर और नाइट्रोजन जो हैं ये एनवायरनमेंट में हवा में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा जब होता है तो जब बरसात होती है तो फिर इसके पार्टिकल्स बारिश के साथ मिलके ज़मीन में पानी में गिर जाते हैं। इसी को एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन मतलब जो हार्मफुल पार्टिकल्स सल्फर के और नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में थे वो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर ज़मीन पर आ गए। तो क्या बरस रहा है बारिश के साथ? एसिड बरस रहा है, इसीलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है। ये क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, सॉइल्स को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इसीलिए आजकल का जो टाइम है हम पेट्रोल और डीजल की जगह एक नई गैस यूज़ कर रहे हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म आपको इसकी याद करनी है, क्योंकि ये जो होती है इसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर हैं, और इट इज़ अ वेरी क्लीनर फ्यूल। तो जहाँ तक हो सके हमें भी अपने पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहिए कि अगर हमारी पॉकेट अफोर्ड करती है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई भी व्हीकल अगर हम ले तो हमें CNG व्हीकल लेना चाहिए। वी शुड प्रेफर CNG व्हीकल, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो भी कम है, और इट विल हेल्प इन क्लीनिंग अवर एनवायरनमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट combustion and fuel. If you have any doubts, you can comment me in the comment section. If you need any type of help, then you can also contact me. I have given my number in the description box. Only WhatsApp, huh? So if you like the video, hit the like button. Please यार like button को hit किया करो, so that I get motivated and make more videos for you like this. Share it with your friends and comment me in the comment section if you like anything about the video or you have any suggestion. Thank you very much. Till then, we'll meet in the next video. Till then, take care.